स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत को उन्नति की ओर ले जाएगा बल्कि एक झटके में भारत से गरीबी और बेरोजगारी को सफाया करने की क्षमता रखता है और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और अन्य कई प्रकार के ऐसे डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी सक्षम है। यह एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिससे भारत सुपर पावर बनने की क्रिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और आने वाले 15 सालों में सुपर पावर बन भी जाएगा। दोस्तों, इस सिस्टम का नाम है फोस्टरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, यानी कि नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र। आखिर क्या है ये नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक नेटवर्क होता है जिसमें व्यवसाय, विश्वविद्यालय, सरकारी एजेंसियां और निवेशक, ये चारों के चारों और भी अन्य एजेंसियां आपस में मिलकर संगठन की तरह काम करती हैं जो नवाचार को आगे बढ़ाने और साथ ही आर्थिक विकास को भी सहयोग करती है। इस इकोसिस्टम के तहत नए विचारों जैसे प्रौद्योगिकी तथा व्यवसायों के लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं तथा उस विचार को बाजार में व्यवसाय के रूप में लाने के लिए समर्थन, संसाधन तथा वातावरण प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली। इस सिलिकॉन वैली से एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां ही नहीं बल्कि एडोब, इंटेल, ओरेकल, नेटफ्लिक्स, उबर, टेस्ला, ईबे जैसी जाने कितनी कंपनियां सिलिकॉन वैली से निकली हैं। अगर आप चीन की बात करें तो चीन में शेनज़ेन, आप दोस्तों समझिए शेनज़ेन ने टेंसेंट, हुआई, DJI जैसी बड़ी बड़ी जो चीन की कंपनियां हैं उसकी जन्मस्थली है ये शेनज़ेन, जो चीन के अंदर इनोवेशन इकोसिस्टम की एक जननी के रूप में देखी जाती है। आपका इजराइल में तेल अवीव, ये भी एक इजराइल के अंदर इनोवेशन हब के रूप में जाना जाता है। और भारत के अंदर दोस्तों बेंगलोर, यहाँ पर बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। भारत के अंदर इन्फोसिस और विप्रो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो इनोवेशन को बढ़ावा देती है। साथ ही बेंगलोर में आपका IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और आपके जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित IITs हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत को आगे ले जा रहे हैं। आपका AI, मशीन लर्निंग और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों की वृद्धि कहीं ना कहीं भारत के अंदर देखी जा रही है। दोस्तों, आखिर ये इनोवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है किसी भी देश के अंदर? क्या नीड है इस इनोवेशन की? आइए समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है। वो चाइना की इकोनॉमी इसलिए नीचे जा रही थी दोस्तों क्योंकि वो एक ही चीज पर डिपेंड थे, मैन्युफैक्चरिंग और अपनी सर्विसेज को लेकर। लेकिन उन्होंने अपने देश के अंदर काफी समय से इनोवेशन के ऊपर खर्च करना बंद कर दिया था। हालांकि अब ये चीजें चेंज हो रही हैं, अब उनको समझ में आ गया है और वो इनोवेशन पे भी बहुत ज्यादा अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना की GDP नीचे जाने के पीछे जो रीजन बताया जा रहा था, जो जितने भी आपके स्पेशलिस्ट थे उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं चाइना ने इनोवेशन को लेकर अपने देश में बढ़ावा नहीं दिया, जिसके कारण उनकी जो GDP और उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक पॉइंट के बाद आकर धीमी गति से चलने लगा। तो दोस्तों, हम चाइना को देख के ये जरूर सीख सकते हैं कि भारत को किस तरीके से इनोवेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अभी भारत और देशों की तुलना में बहुत कम आपका इन्वेस्ट करता है। इनोवेशन से दोस्तों आपका नई नई जॉब क्रिएशंस बनती हैं, नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है और नई नई तरीके की जॉब जब बनेगी दोस्तों, तो आप हमारी जो इतनी बड़ी जनता है इसको रोजगार मिलेगा नए नए क्षेत्रों में, और भारत के अंदर तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है। दोस्तों, किसी भी देश के अंदर
इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का एक मुख्य रोल होता है कि कैसे एक गवर्नमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बना सके पूरे देश के अंदर। इसके लिए दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेंट करे जिससे कि आपके देश के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा मिले। नंबर 1 है आपका इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड रिसर्च। कोई भी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करके और नेशनल लेबोरेटरीज को बढ़ावा देकर और साथ ही इंस्टीट्यूट के अंदर स्टेम प्रोग्राम को चलाकर हमारे देश में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा किया जा सकता है। दोस्तों मैंने जो स्टेम प्रोग्राम की बात करी है, ये स्टेम प्रोग्राम का मतलब हुआ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। अगर इस तरीके का प्रोग्राम आप चलाएं तो वो उस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2 है आपका प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कुछ इंस्टीट्यूटों को पैसे से मदद करना। गवर्नमेंट कुछ बड़ी बड़ी R&D इंस्टीट्यूट को यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को टैक्स क्रेडिट देकर उनका फायदा कर सकती है और कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों टैक्स क्रेडिट का मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को टैक्स की श्रेणी से बाहर रखना, या उनको बहुत ही अच्छे या अलग तरीके से उनको रियायतें देना टैक्स में। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी R&D इंस्टीट्यूट में इस तरीके के टैक्स क्रेडिट को देना, ताकि भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ावा मिले। ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडी देकर फायदा दे सकती है। आपको पता है सब्सिडी दी जाती है, और जिससे कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा लगा सके। नंबर 3 है आपका दोस्तों प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट समय समय पर यूनिवर्सिटीज और R&D कंपनी के बीच आपस में सहयोग कर और उनके बीच परस्पर मेलजोल बढ़ाकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो यूथ हैं इनको इनोवेशन इकोसिस्टम्स की इंपॉर्टेंस समझा सकती हैं बचपन से ही, जिससे हमारे देश में नवाचार के लिए एक ट्रेंड बन जाएगा। नंबर 4 है दोस्तों आपका इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है। भारत के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं और ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है, इंटरनेट वहां अच्छा नहीं चलता। दोस्तों R&D और इनोवेशन के लिए इंटरनेट का सक्रिय होना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जहां अन्य देश 6G तक जा रहे हैं, दोस्तों हमारे देश में अभी ठीक से 5G भी नहीं फैला है। R&D में दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा देना भी आता है। दोस्तों भारत सबसे ज्यादा या फिर कहें बहुत ज्यादा कार्बन को निकालने के लिए और पोल्यूशन करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि भारत के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक होता है, बहुत ही ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं। इन व्हीकल्स से दोस्तों जो हमारी पोल्यूशन है कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली थी। तो दोस्तों अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एक ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड कर हम जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। प्रदूषण से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दोस्तों होती है, आपको पता होगा, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे आपका हमारे देश के अंदर दिन पे दिन गर्मी का बढ़ना हो। ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश में जितना भी पोल्यूशन बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं व्हीकल से प्रोड्यूस और फैक्ट्रियों से प्रोड्यूस जो विषैली गैसें हैं इनकी वजह से हो रहा है। तो हमें इस पर भी जोर देना चाहिए। दोस्तों मैं 5वां आपसे बोलना चाहूंगा प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए राइट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका की जो टेस्ला कंपनी है उस पर इलॉन मस्क ने आरोप दिया था कि कहीं ना कहीं चाइना ने उनकी टेस्ला कंपनी के पेपर्स चुरा लिए हैं और वहां पर टेस्ला जैसी गाड़ी बना भी ली है। Tesla accusing a former employee of stealing company secrets to share with a Chinese rival. Tesla reports the intellectual property stolen was worth millions of dollars here. तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये देखा गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, यानी जो हमारे देश के अंदर बौद्धिक संपदा बन रही है, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर डेवलप्ड हो रही है, उनका बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कोई उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी ना कर पाए उसके लिए सख्त से सख्त लॉ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिससे हमारी टेक्नोलॉजी दूसरे देश के पास ना जा पाए। गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए समय समय पर स्कीम चलानी चाहिए, जिससे लोग बिजनेस खोलने के लिए प्रोत्साहित हों। उनको चाहे टैक्सेशन में फ्री करना हो, चाहे उनको लाइसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन सब चीजों में दोस्तों कहीं ना कहीं रियायत देनी चाहिए। दोस्तों, इस देश के अंदर एक इनकरेज कल्चर बना दो, यानी समझो बात को कि आपका जो इनोवेशन है ये कल्चर की तरह सेलिब्रेट किया जाए कि आज यहाँ पे ये इनोवेशन हो गया, आज यहाँ पे ये इनोवेशन आ गया, ताकि जो हमारी जनरेशन है वो देखे कि इनोवेशन का कितना बड़ा रोल है किसी भी देश के अंदर डेवलपमेंट को लेकर, और उनको जल्दी से जल्दी नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी में अडेप्ट होना, अनुकूल होना में आसानी हो। दोस्तों, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आगे चल रही है। कार ड्राइवर लेस बनती जा रही हैं। आपके स्मार्टफोन आपके घर के हर अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लायक हो रहे हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे बिना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, जहां इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो रही है, वहीं पर भारत में इनोवेशन को कंपल्सरी बनाने के लिए कुछ बैरियर्स सामने आते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं। आपकी जितनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसके लिए इंटरनेट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, या फिर वहां इतना तेज इंटरनेट नहीं है कि वो उस प्रॉपर सॉफ्टवेयर को चला पाए। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर का क्या ही फायदा जब भारत की आधे से ज्यादा जनता कंप्यूटर इलिटरेट है, यानी कंप्यूटर चलाना जानते ही नहीं। तो दोस्तों, ये सब हमारी कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें टैकल पहले करना होगा। हमें अपनी जनता को कुछ ऐसा बनाना होगा कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आए तो वो उस पर शिफ्ट होने की कोशिश करें। अंत में मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि इनोवेशन इकोसिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्कृति को देश के अंदर समाहित करने से है जो क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और जिज्ञासा को महत्व देती है। यह व्यक्ति को अलग से सोचने और बदलाव को अपनाने के लिए सशक्त बनाती है। आइए दोस्तों, साथ मिलकर हम मानव कल्पना की असीम क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। आइए इस नवाचार की भावना को पूरे भारत में फैलाएं और एक ऐसा भविष्य बना दे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल दे। अगर आपको मेरा चैनल दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।